ये क्वेश्चन है आपका, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। कब सीखते हैं बच्चे? ऑप्शन है, यह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करके सीखते हैं। नेक्स्ट है, वे श्यामपट्ट पर अध्यापकों के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करके सीखते हैं। या वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखते हैं। या शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑप्शन में अगर याद करना आ जाए, नकल करना आ जाए या नियंत्रण करना आ जाए, वो आपका ऑप्शन निगेटिव होता है, यानी गलत होता है। ओके, तो इससे पहला आपको याद नहीं करना है, या शाम ये नहीं कि बच्चों को श्यामपट्ट पर लिख दिया, बच्चे से बोल दिया इसको अपना नकल करके उतार लो। ओके, ऐसा नहीं करना है। या किसी बच्चे को नियंत्रित नहीं करना है, उसको सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहना चाहिए। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए करना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन है 2019 में जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो टोटल इसमें क्वेश्चन होंगे। ओके, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा टोटल क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन आपका, बच्चों को कक्षा में प्रश्न कैसे होना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए? बच्चों को पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, या पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या पूछने से रोकना चाहिए, या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किसी भी अगर ऑप्शन में हतोत्साहित होना, अनुमति नहीं देना या रोकना आ जाए तो आपका निगेटिव मार्किंग होगा। सॉरी, नहीं मार्किंग कह रहा, निगेटिव वर्ड होगा आपका। ओके, तो इसमें देखिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा तथा अनुभव महत्व देते होते हैं तथा उनका कक्षा शिक्षण में सम्मान करना चाहिए। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उसको सम्मान देना चाहिए। जब बच्चे कक्षा में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो बच्चों को तत्काल उनकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए ताकि वे पुनः प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित हो सकें। ओके, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, उसे अनुमति नहीं दे सकते, ये भी गलत है। और उसको रोके, सॉरी, डी इज राइट आंसर, सी नहीं, डी इज राइट आंसर। उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए। ओके, डी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन आपका, बच्चों की गलतियां क्या होती हैं? बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिगम का वह एक भाग तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। सॉरी, यह अंतर्दृष्टि। ओके, सी है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो बताइए गलतियां क्या दर्शाती हैं? बच्चों की गलतियां कभी ये नहीं दर्शाती हैं कि उसे बच्चों की गलती तुरंत सुधार नहीं सकते हैं आप। ये नहीं कि बच्चे गलती कर दिए तो आप उसको तुरंत सुधार दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ओके, और बच्चों को महत्वहीन भी नहीं मानना है, उसे लापरवाह भी नहीं मानना है। उसको क्या करना है? अधिगम का वह एक भाग तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। वो क्या करते हैं बच्चे, जब गलती करते हैं तो और अच्छे सीख पाते हैं। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, बच्चे गलतियां करते हैं तो उसे बार बार सीखते भी हैं, उसे कभी तुरंत सुधारना नहीं चाहिए, उसे लापरवाह भी नहीं मानना चाहिए, या उसे उस प्रक्रिया को महत्वहीन भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन को क्या है? ये असेसमेंट है। मूल्यांकन क्या होते हैं? ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह एक भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? तो इसमें केवल एक नंबर के लिए नहीं होता है, ये इस पर आधारित भी नहीं होता है, लिखने के आधारित नहीं होता है, और एक अलग गतिविधि भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या? मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन एक क्या है? एक सतत प्रक्रिया, एक कंटिन्यूसी प्रक्रिया है आपका।
प्रोसेस है। ओके, तथा यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ओके, तथा ये निरंतर चलता रहता है। इसका अर्थ है आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रदान करना। ओके, ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, क्या है? ऑप्शन है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या एक सतत एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है। ये एक्टिव एंड सोशल कैरेक्टर होता है, यानी कि यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक निष्क्रिय नहीं होगा। ओके, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजन किया जाता है, न कि निष्क्रिय द्वारा किया जाता है। ओके, यही वाइगोस्की ने समाज रचनात्मक में प्रभावित संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया है, जो व्यक्तिगत रूप से सामाजिक अंतर क्रिया की सहायता से वार्ता करता है। ओके, डी इज राइट। देखिए आपका क्वेश्चन है, जब भी शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, ऑप्शन है, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है का उत्सव भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये क्या है, यहाँ पे कह रहा बंद कर देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो अपना सीखना बंद कर देंगे, उनका उत्साह भी भंग नहीं होता है और वो प्रभावित नहीं होते, ये भी गलत है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित करते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। वर्तमान बाल केंद्रीय शिक्षा में बालकों के अनुभवों, विचारों, जिज्ञासा, उनके व्यक्तित्व, भिन्नता आदि का महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। देखिए आपका क्वेश्चन है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि, परंपरागत विधि, या अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, तो बताइए, देखिए वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व स्व प्रयास शामिल है, उसे अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि कहते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षण उपागम की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। इस उपागम के सभी अधिगम विधियां का व्यू रचना व्यक्तिगत भिन्नता के आवश्यकताओं को आधार बनाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि बी होगा, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि। यानी कि इसमें क्या कहा है? स्वपहल व अभ्यास के बारे में बोला है, इसलिए अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कमेंट कीजिए और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? ऑप्शन है विद्यालय, सरकार, मीडिया, या परिवार। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर जब भी पेपर होता है ये क्वेश्चन जरूर आता है। माध्यमिक या आपका सामाजिकरण से हो जाएगा या द्वितीय हो जाएगा। ओके, देखिए सामाजिक एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है जो व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में बालक सांस्कृतिक पद्धति को ग्रहण करता है और अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। परिवार सामाजिक का प्राथमिक माध्यम है। क्या है? परिवार सामाजिक का प्राथमिक माध्यम है।
जब बच्चा पैदा होता है तो वह आश्रित और असहाय होता है। उसकी विभिन्नता शारीरिक और मानसिक आवश्यकता होती है। उसे अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता पर निर्भर होना पड़ता है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्राथमिक पूछे तो आपका फैमिली परिवार हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? सामाजिक होने की प्रक्रिया का प्रारंभिक सोपान भी इसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जेंडर है, क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या एक सामाजिक संरचना है, या एक आर्थिक अवधारणा है, या एक जैविक निर्धारक है? तो बताइए जेंडर क्या है? जेंडर या इसको क्या बोलेंगे, लैंगिकता, एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना है। बी इज राइट आंसर। समाज संरचना पुरुष और स्त्रियों से मिलकर बनती है। ये परस्पर प्रक्रिया और प्रक्रियता करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। समाज को परंपरा के अनुसार प्रत्येक स्त्री पुरुष की निश्चित परिस्थिति और भूमिकाएं होती हैं। ये परिस्थिति और भूमिकाएं समाज की परंपरा के अनुसार लिंग भेद पर आधारित होती हैं तथा असमान होती हैं। इसलिए इसे लैंगिक या रूढ़िबद्धता से जोड़कर देखा जाता है, जो किसी भी समाज की गतिहीनता को दर्शाता है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जेंडर ये क्या है? एक सामाजिक संरचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है? जीन पियाजे का प्रस्ताव ऑप्शन है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, या बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सी, बच्चों की सोच, सॉरी यार सोच नहीं होगा, सोच होगा। सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ओके, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ओके, पियाजे का मानना है कि प्रत्येक अवस्था चिंतन के एक विशिष्ट तरीके से परिभाषित होती है एवं आयु से संबंध रहती है। स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि चिंतन का अलग तरीका होता है, गुणात्मक रूप से होती है, न कि मात्रात्मक रूप से होती हैं। ओके, जो एक अवस्था को दूसरी अवस्था से अधिक उच्च बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन देखिए इसका क्या है। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें तो आपको याद करना होगा नहीं, स्मरण करना भी नहीं होगा, और अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ओके, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा न होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। यह कि किसके द्वारा नहीं होता है? यह अनुबंधन द्वारा न होकर यह क्या है? एक सक्रिय के द्वारा ये होता है। संरचनावादी सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे तथा रशियन वैज्ञानिक वाइगोत्स्की प्रमुख है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो बताइए। देखिए, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है और इसमें से बताना है कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होंगे। शारीरिक दंड तो होगा नहीं, ओके। किसी के बारे में तुलना भी नहीं कर सकते हैं हम। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि सेकंड और थर्ड होगा, जो डी इज राइट आंसर है आपका, ओके। देखिए निम्नलिखित प्रथाएं जो होती हैं वो सार्थक को बढ़ावा कौन कौन सा ऑप्शन है उसमें देती हैं। सहयोगात्मक अधिगम वातावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अध्यापक की संरचनात्मक भूमिका, रोचक पाठ्य सामग्री आदि, ओके। न शारीरिक दंड इसमें होगा और न ही तुलना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, ओके। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो का अगर आपको बनाना देखना है तो वो भी आप बता सकते हैं कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो बताइए द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन है। ऑप्शन है विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्राथमिक में कौन कौन आएंगे ये बता दीजिए। प्राथमिक में आपके परिवार आ जाएंगे, पास पड़ोस आ जाएंगे, ओके। और द्वितीय में कौन सा आ जाएंगे, विद्यालय और मीडिया। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। विद्यालय एवं मीडिया सामाजिकरण के द्वितीय एजेंसी के उदाहरण हैं, जबकि परिवार के निकटतम सदस्य, पास पड़ोस, सहचर समूह आदि सामाजिक के कौन सा उदाहरण है, प्राथमिकरण का उदाहरण है। ये सभी मिलकर बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ओके। तो देखिए प्राथमिक में आपके आ जाएंगे परिवार एवं पास पड़ोस, यानी परिवार में जितने संबंधित होंगे वो प्रथम में आ जाएंगे, और द्वितीय में विद्यालय एवं मीडिया, यानी कि बच्चे किसी और से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आ जाएंगे द्वितीय समाजीकरण में, ओके। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका पठन, सॉरी यहाँ पठान लिखे पठन होगा। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, अवधान विचार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभावित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, ओके। क्योंकि देखिए इसमें जो होता है ये आपका डायलेशिया जो होता है, पठन वैलभ्य अधिगम विकार में ग्रसित बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए इसके अतिरिक्त डिस्लेक्सिया में कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होना, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों को इधर उधर करके पढ़ना, ओके। प्लीज इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। टेक केयर, बाय बाय।